नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में, या इसकी पहली जो अवस्था हमने पहले पार्ट में पढ़ी थी, विश्वास बनाम अविश्वास, आज दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इसके बारे में हम विशद रूप से अध्ययन करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दूसरी जो अवस्था होगी, दूसरी जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी होगी? स्वायत्तता। स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका, ये दूसरी अवस्था है। एक द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक अवस्था है, संघर्ष की अवस्था। दूसरी अवस्था स्वायत्तता बनाम लज्जा या शंका। दो पक्ष वही, एक नेगेटिव वे में है, एक ये पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में है। अब उसको एक समाज, एक माता पिता या परिवार के द्वारा उसको कैसा ट्रीट किया जाता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उसी के आधार पे उसमें व्यक्तित्व का जो धनात्मक पक्ष वो विकसित होगा, और उसी के आधार पे व्यक्तित्व का नकारात्मक पक्ष विकसित होगा। धनात्मक विकसित होगा तो धनात्मक मनोसामाजिक शील गुण डेवलप होंगे, और ऋणात्मक विकसित होगा तो ऋणात्मक मनोसामाजिक गुणों का विकास उसमें होगा। अब चूंकि हम मानते हैं कि पहली अवस्था में उस बालक में एक मनोसामाजिक शील गुण का विकास हुआ, आशा एक मनोसामाजिक शील गुण का विकास हो चुका है। साथ ही साथ विश्वास, अपने आप पे विश्वास और माता पिता और परिवार में विश्वास, ये दोनों चीजों को लेकर वो आगे बढ़ रहा है बालक। अब समझना, अब उसकी जो समयावधि रहेगी वो 1 से 3 वर्ष, ये जो अवस्था है 1 से 3 वर्ष की अवस्था है, स्वायत्तता वर्सेस लज्जा। अब चूंकि विद्यार्थियों थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि 1 से 3 वर्ष में हम देखते हैं कि लगभग बालक चलने लग जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान बिना किसी सहारे के वो जा सकता है, थोड़ा बहुत दौड़ भी सकता है, और अपनी उसका जो क्रियात्मक विकास है या गत्यात्मक विकास है वो काफी अच्छा हो जाता है। उसका एक स्थान से दूसरे स्थान चल के जाना, दौड़ के जाना, ये सब चीजें वो करना शुरू कर देता है। तो ये जो चीजें वो करता है, तो अब यहाँ पर वो उससे जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं, जो कुछ क्रियाएं हैं जिसमें वो स्वायत्तता चाहता है, वो चाहता है कि मेरी इन क्रियाओं में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो। ऐसी मुख्यतः क्रिया मैं आपको बता देता हूँ, वो 2-3 क्रियाओं से आप समझ जाओगे। मल मूत्र का विसर्जन, और दूसरा अपने कपड़े पहनना, और छोटी मोटी और भी क्रियाएं हैं जो खुद उससे रिलेटेड हैं, और उसको हम करने की कोशिश करेंगे, हम संपादित करवाने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं मानेगा। वो उसमें क्या चाहता है? स्वायत्तता, कि मेरा काम मैं खुद करूं। आप उसको अपने हिसाब से उसको कहोगे मल मूत्र का विसर्जन इस तरीके से करना है या इस तरीके से इसका निष्कासन करना है, उसको वो चीज पसंद नहीं है, वो अपने हिसाब से ही जाएगा, अपने हिसाब से ही करेगा। दूसरा, आप उसको नहला देते हो, नहाना भी, यहाँ तक वो स्नान भी जो करवाओगे तो वो यही कोशिश यही करेगा कि मैं पानी में खुद अपने ऊपर डालूं, मैं खुद स्नान करूं, मैं खुद साबुन लगाऊं, मैं खुद अपने कपड़े पहनूं, मैं खुद अपने हाथों से तैयार हूं। इन सब क्रियाओं में उससे जुड़ी हुई कुछ क्रियाएं, उन क्रियाओं में वो क्या चाहता है? स्वायत्तता। वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता इन क्रियाओं में। और यदि हम भी एक नियंत्रित वातावरण में, माता पिता भी एक नियंत्रित वातावरण में यदि उसको ये सब क्रियाएं करने दें, उसका स्नान करना है, मल मूत्र का विसर्जन करना है, कपड़े पहनना है, अपने हाथों से खाना खाना है, कई माँ बाप होते हो खुद होके खिलाते हैं, वो सब चीजें बच्चे को पसंद नहीं है। फिर नियंत्रित स्वास्थ्य का भी, मतलब साफ सफाई का भी ध्यान रखते। अब एक बालक यदि मल मूत्र का विसर्जन करेगा तो उसको स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र होकर इसका विसर्जन करना चाहेगा। एक बालक कपड़े पहन रहा है तो वो अपने हिसाब से कपड़े पहनेगा, भले उल्टे पहने या सीधे पहने, कोशिश वो करेगा। स्नान करना है अपने हिसाब से करेगा, खाना खाना आपने उसको खाना दिया और आप ये चाहो कि ये बालक किसी टेबल पर बैठकर व्यवस्थित और फिर खाना खाए या एक जगह पर बैठकर खाना खाए, तो यह असंभव है। वो उसको
एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हुए भी खाना खाएगा, हाथ में रोटी ले ली और दौड़ता हुआ खाना खाएगा, बाहर बैठकर खाना खाएगा। मतलब ये जो उससे रिलेटेड क्रिया उसमें क्या चाहता है, एक ही बात, स्वायत्तता स्वतंत्रता चाहता है। तब यदि हम नियंत्रित एक वातावरण क्रिएट करते हैं, अर्थात तब हमें ये ध्यान रखना है कि उसके साथ कोई दुर्घटना या घटना नहीं हो बस। और उसको यदि इन सब चीज़ों में हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे, स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, तो यकीन मानिए कि उसमें स्वायत्तता या स्वतंत्रता का गुण उसमें डेवलप होगा, अर्थात अपना काम खुद करने की आदत का उसमें विकास होगा। वहीं यदि हम उसके हर काम को टोक देंगे, अपने हिसाब से मल मूत्र का विसर्जन करवाएंगे, उसमें भी अपनी मतलब अपन जबरदस्ती करेंगे, कपड़े पहनाना जबरदस्ती, स्नान करना जबरदस्ती, भोजन करवाना, उसमें भी हम अपनी ओर से उस पर दबाव डालेंगे, तो उसमें स्वायत्तता की जगह क्या हो जाएगा, लज्जा या शंका पैदा हो जाएगी। अर्थात उसे ये होगा कि मैं अपने खुद के काम भी मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं असक्षम हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। इस तरीके से उसमें लज्जा और शंका जैसे गुण उसमें डेवलप हो जाएंगे कि मैं खुद होकर अपने स्वयं का काम नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो, यदि यहाँ पर ये बच्चे को जो छोटी मोटी क्रियाएं हैं, उससे रिलेटेड जो छोटे मोटे काम है उसको नहीं करने दिए जाएंगे, उसमें उसको स्वतंत्रता या स्वायत्तता नहीं दी जाएगी, तो उसको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, अपने आप में ही उसे लज्जा और शंका क्रिएट हो जाएगी। वो किसी भी काम को करने से पहले अपने आप में शंका उत्पन्न करेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या ये सब चीज़ें हम अपने हाथों से करवाएंगे तो अपने आप को असहाय या असक्षम मानेगा। ये हमें ध्यान रखना है। उसमें लज्जा या शंका जैसे गुणों का विकास हो जाएगा। उसे ये लगेगा कि मैं अपने छोटे छोटे काम है वो भी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अपने स्वयं की क्षमताओं पर उसे शंका होने लगेगी, और शंका होगी तो फिर वो किसी कार्य को करने में भी लज्जित होगा, किसी कार्य को करने में भी लज्जित होगा उससे रिलेटेड। ये हमें ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे वही बात इस संकट को अच्छी तरीके से पार कर लेता है। अब देखो समाज की भूमिका किस तरीके से उसके विकास में, माता पिता क्या है, समाज है। अब वो समाज उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के गुणों का विकास कर सकता है। उसका जो व्यक्तित्व है उसको नकारात्मकता की ओर भी ले जा सकता है, और उसका जो व्यक्तित्व है उसको सकारात्मकता अर्थात धनात्मक पक्ष की ओर भी ले जा सकता है। ये समाज की भूमिका ही है। माता पिता परिवार क्या है, समाज का हिस्सा है। तो यदि स्वायत्तता का गुण उसमें विकसित होता है, अर्थात ये पहलू धनात्मक पहलू जो है वो तुलनात्मक रूप से प्रभावी रहता है, तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण विकसित होगा। मनोसामाजिक गुण कौन सा विकसित होगा, इच्छा शक्ति, विल पावर। अब उसमें विल पावर डेवलप हो जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कब इस संकट को सही तरीके से सफलतापूर्वक इस संकट का समाधान कर लेता है बालक, तो उसमें इच्छा शक्ति विकसित होगी, इच्छा शक्ति नामक शील गुण विकसित होगा, और इस संकट का समाधान या इस संकट को सफलतापूर्वक या तुलनात्मक तरीके से धनात्मक पक्ष में कब ले जा सकता है, समाज की भूमिका अर्थात उसके माता पिता का परिवार का जो व्यवहार है उसी के आधार पर उसमें सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का विकास होगा, जो पहले मैंने आपको बताया। अब उसमें स्वायत्तता का जो ये धनात्मक पक्ष है वो प्रभावी रहा, तो उसमें एक मनोसामाजिक शील गुण कौन सा विकसित हो गया, इच्छा शक्ति। यही जो इच्छा शक्ति है, पहले कौन सा विकसित हुआ, आशा, आशा के बाद अब इच्छा शक्ति। आशा और इच्छा शक्ति के माध्यम से वो विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता जाएगा, और उसके जो प्रौढ़ता में अर्थात प्रौढ़ावस्था में उसके व्यक्तित्व में धनात्मक शील गुणों का विकास होगा। यह हमें ध्यान रखना है। तो यह अवस्था 1 से 3 वर्ष स्वायत्तता वर्सेस लज्जा या शंका, यही है। उसकी जो खुद की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को उसमें स्वतंत्रता दी जाएगी, तो बालक में स्वायत्तता पैदा होगी, और स्वायत्तता पैदा होगी तो उसमें कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति विकसित होगी, और यह मनोसामाजिक गुण जो है उसके व्यक्तित्व को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। और नेगेटिव रहेगा तो उसका जो विकास हो नेगेटिव तरीके से होगा। ये सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है विद्यार्थी, अर्थात इस अवस्था में क्या होगा
कि उसके जो ये जो काम का क्रियाकलाप जो बताया उसमें वो स्वतंत्र रूप से उनको करना पसंद करता है, तो तब एक माता पिता का दायित्व होता है कि वो उसे प्रोत्साहित करें। वो दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता है, किंतु तब हम यदि उसको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं एक और उस पर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उसमें लज्जा और शंका विकसित होगी, जो कहीं न कहीं उसमें नकारात्मकशील गुणों का विकास करेगी और उसका जो व्यक्तित्व वो भी नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था जो होगी, पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध। पहला 3 से 5 वर्ष, समय क्या रहेगा? 3 से 5 वर्ष। सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। चूंकि एक बालक पहले से ही आशा और इच्छा शक्ति जैसे शील गुणों को लेकर इस अवस्था में आया है, विश्वास और स्वायत्ता को लेकर इस अवस्था में आया है, तो उसमें थोड़ा क्या रहेगा? विश्वास भी रहेगा, स्वतंत्रता भी रहेगी, कार्य करने की इच्छा शक्ति भी रहेगी और आशा भी रहेगी। तो अब चूंकि ये जो अवस्था है अपन थोड़ा सा जीन पियाजे के अनुसार माने, तो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की बताई थी ना, अन्वेषणात्मक अवस्था भी इसे कहते हैं। अन्वेषणात्मक अवस्था अर्थात क्या होता है कि इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास लगभग हो जाता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकता है, शारीरिक क्रियाएं कर सकता है, अनुकरण कर सकता है, खेल खेल सकता है, छोटे मोटे खेल खेल सकता है। साथ ही साथ उसका भाषाई विकास हो जाता है। तो भाषाई विकास होने से उसमें क्या होता है? उत्सुकता या जिज्ञासा होती है, और यही उत्सुकता या जिज्ञासा है उसको अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करती है, खोज करने के लिए। अब वो घर में जितने भी जो भी अपन कह सकते हैं जो भी चीजें उसके सामने आएंगी, या घर से बाहर निकलते समय जो भी आसपास के वातावरण में वो देखेगा, तो उत्सुकतावश, जिज्ञासावश और अपनी अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति, खोजी प्रवृत्ति के आधार पर वो आपसे प्रश्न करेगा। यह क्या है? यह कैसा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इस तरीके से मतलब अन्वेषण करता जाएगा जो चीजें, क्योंकि उसके लिए दुनिया में ये जो दुनिया की जो चीजें हैं उसे उसके लिए नई है। अब उसका भाषा का विकास हो गया है, तो उसे बोलने में भी बड़ा आनंद आता है, तो बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा, खोज करेगा, अन्वेषण करेगा। कोई चीज उसके सामने आ गई, फट से आपसे पूछेगा, माता पिता से आके या घर में सदस्यों को पूछेगा, ये क्या है? ये क्या है? इस तरीके से आसपास कोई ऐसी घटना होती है तो उस घटना को बताने में उसे बहुत उत्सुकता, बहुत ही जिज्ञासा होती है। तो इस तरीके से हम इस अवस्था को, एक तो ये अवस्था 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, जीन पियाजे के अनुसार, या कहीं शेषावस्था में के आधार पर देखें, या पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 वर्ष है, तो इसमें उत्सुकता अधिक होती है, जिज्ञासा, उत्सुकता या जिज्ञासा कहीं जो भी। और यह अवस्था कैसी अवस्था होती है? अन्वेषणात्मक अवस्था होती है। अन्वेषणात्मक अवस्था होती है मतलब खोजी प्रवृत्ति का बालक होता है। वो बार बार हमको हर वस्तुओं के बारे में पूछेगा। जो भी वस्तु वो देखता है, बाहर यदि घर से बाहर निकलता है, जानवरों को देखेगा, पशु पक्षियों को देखेगा, तो सबके बारे में, प्रकृति को देखता है तो प्रश्न विभिन्न प्रकार के पूछता है। खोज की प्रवृत्ति होती है। साथ ही साथ घर परिवार के जो सदस्य उनके द्वारा जो गतिविधियां की जाती है उनका अनुकरण भी करता है। मतलब इस अवस्था में बहुत ही सक्रिय रहता है बालक, बहुत ही सक्रिय रहता है। और इस अवस्था में ही एक प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक उछाल क्या देखने को मिलते हैं? संज्ञानात्मक उछाल देखने को मिलते हैं, जो कि बालक में नए नए संप्रत्यों को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं। वही मैंने जो कहा, नए नए संप्रत्य अर्थात जितनी नई नई वस्तुओं को देखेगा बाहरी आवरण में, बाहरी वातावरण में, उनके बारे में पूछता जाएगा, अर्थात संज्ञानात्मक उछाल। उसका मानसिक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक उछाल उसमें दिखाई देता है, और वह नए नए संप्रत्यों को विकसित करने के उसको अवसर प्रदान करता है। यही संज्ञानात्मक उछाल।
ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। प्रश्नों की मेंटल इमेज अपने मन मस्तिष्क में बनाएगा और फिर जब भी वो वस्तु सामने आएगी वो उसको पहचान लेता है। तो संज्ञानात्मक उछाल इस अवस्था में अधिक होता है। अब ये जो अन्वेषण की प्रवृत्ति अधिक होती है, उत्सुकता अधिक होती है, जिज्ञासा अधिक होती है, संज्ञानात्मक उछाल अधिक होगा, अनुकरण के माध्यम से सीखना चाहता है। फिर क्या है, भाषा का विकास भी इसी में होता है, भाषाई विकास, क्योंकि उसका जो स्वर तंत्र वो विकसित हो जाता है। इसीलिए उसमें कौन सा भाव विकसित होता है, पहल का, पहल करने का, आगे होकर कोई कार्य करना, आगे होकर कोई कार्य करना, कोई खोज करना, कोई अन्वेषण करना। इसीलिए इन सब विशेषताओं, 3 से 5 वर्ष की ये विशेषताएं, इन सब विशेषताओं के आधार पर ही कौन सा गुण विकसित होता है, उसमें पहल। अब यदि उसके द्वारा उत्सुकतावश, जिज्ञासावश या अन्वेषण की अवस्था से युक्त होने के कारण आपसे बार बार प्रश्न करता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, पूछता है वो। अब तब यदि हम उसको, उसके सवालों को बराबर उत्तर देते हैं, उसके सवालों का बराबर जवाब देते हैं, उसकी जिज्ञासा को हम प्रॉपर वे में शांत करेंगे, है ना, और उसको और मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करेंगे उसको कि बहुत अच्छा बेटा, तुम अच्छा कर रहे हो, हाँ ये इस चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं, ठीक है। उसके द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो बहुत बढ़िया, इस तरीके से एक नियंत्रित अवस्था में, कि उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो। इस अवस्था में उसको यदि पूरे अवसर दिए जाते हैं अन्वेषण करने के, उसकी उत्सुकता को शांत करने के, उसको अनुकरण करने के और भाषाई विकास के पूरे अवसर यदि उसको दिए जाएंगे तो यकीन मानिए कि उसमें पहल का विकास होगा, उसमें पहल का विकास होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो यही जो उसमें संज्ञानात्मक उछाल है, वही नए नए संप्रत्यय विकसित करने के उसको अवसर प्रदान करता है, उसको प्रेरणा देता है, इसी को पहल कहा गया। और ये सब उत्सुकता, अन्वेषण की अवस्था, अनुकरण, भाषाई विकास, ये सब चीजें एक साथ, ये सब कॉन्सेप्ट एक साथ उसमें दिखाई देते इस अवस्था में, इसीलिए वो हर चीज की पहल करता है। तो तब एक माता पिता, अभिभावक होने के आधार पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको प्रेरित करें। हम उनको जितना प्रेरित करेंगे उनमें पहल की भावना का विकास होगा। वही हम देखते हैं कि यदि हम उनकी उत्सुकता, जिज्ञासा और उनकी जो खोजी प्रवृत्ति है, बार बार उसके द्वारा प्रश्न किए जाते हैं तो उसको हम डांट देते हैं, फटकार देते हैं, उसके प्रश्नों का सही जवाब नहीं देते हैं, उसे किसी प्रकार का अनुकरण करने के अवसर नहीं प्रदान करते, उसके भाषाई विकास में हम यदि मदद नहीं करते हैं, मतलब हमारा रवैया बिल्कुल उसके विपरीत होगा, हम उसको उपयुक्त समय नहीं दे पाते हैं, अधिकतम समय उसको नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से यकीन मानिए उसमें अपराध बोध विकसित होगा, अपराध बोध। अर्थात उसको ये लगेगा कि यार मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरे में जो उत्सुकता है ये कहीं ना कहीं अपराध है, मैं गलत है, मुझे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, मुझे किसी मेरे माँ बाप का या मेरे परिवार के सदस्यों का मुझे अनुकरण नहीं करना चाहिए, वो जैसे कार्य कर रहे वैसे कार्य मुझे नहीं करने चाहिए। ये सब बातें क्या, ये सब बातें कब क्रिएट होंगी, जब हम उसको डांट फटकार देते हैं, जब हम कहते हैं तू बार बार क्यों प्रश्न पूछता है, चुपचाप बैठ जा, इस तरीके से हम डांटते हैं उसको, तो उसको लगेगा कि मेरे अंदर ये जो भावना, ये भावना गलत विकसित हो गई, मेरे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए थी। प्रश्न पूछने की भावना, अनुकरण करने की भावना है, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर उनके प्रति जो उत्सुकता है, ये उत्सुकता, जिज्ञासा, ये खोज की प्रवृत्ति, ये सब मुझ में नहीं होना चाहिए था। कब महसूस करता है, जब उसको डांट दिया जाता है, जब उसको फटकार दिया जाता है, जब उसको उचित अवसर नहीं दिए जाते, जब उसको उचित समय नहीं दिया जाएगा, उपयुक्त समय नहीं दिया जाएगा, तो अपने आप में उसमें अपराध बोध फील होगा, गिल्ट फील करेगा वो अपने आप को। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इन दोनों में संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, वही मनोसामाजिक चुनौती उसके सामने आएगी, अर्थात दोनों की बराबर की स्थिति रहेगी तो मनोसामाजिक चुनौती उसमें विकसित होगी। क्योंकि पहले से वो आशा, इच्छा शक्ति, विश्वास और स्वायत्ता से गुणों से भरा हुआ है, तो यकीन मानिए इन दोनों में बैलेंस करता हुआ वो इसकी तरफ आगे बढ़ेगा। किंतु यहाँ पहल की तरफ भी कब बढ़ेगा, जब समाज उसको सपोर्ट करे, समाज उसको सहयोग प्रदान करे, समाज अर्थात माता पिता परिवार उसको सहयोग प्रदान करे, तब वो उसमें ये जो धनात्मक शील गुण है, धनात्मक जो उसका व्यक्तित्व का जो पक्ष, धनात्मक शील गुण उनका विकास होगा। अब यदि वो पहल की तरफ आगे बढ़ जाता है, ये जो धनात्मक पक्ष है वो कंपैरिजन,
कम मतलब अपन कह सकते तुलनात्मक तरीके से अपराध बोध से ये ज्यादा होगा, तो उसमें एक मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा इस अवस्था में भी। तो इस अवस्था में जो मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा उसको कहते हैं उद्देश्य। इस अवस्था में कौन सा शील गुण विकसित होगा? उद्देश्य। इस अवस्था में उद्देश्य नामक शील गुण विकसित होगा और इसी उद्देश्य के आधार पे इसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि बालक जो है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करना सीख जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ये इस अवस्था की विशेषता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो विद्यार्थियों, अब तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी। पहली अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास में आशा नामक शील गुण विकसित हुआ। फिर दूसरी अवस्था थी स्वायत्ता बनाम लज्जा या शंका, उसमें इच्छा शक्ति विकसित हुई। और तीसरी जो अवस्था हमने पढ़ी पहल बनाम अपराध बोध, उसमें उद्देश्य नामक शील गुण विकसित होता है। ठीक है। इस अवस्था में बालकों में जो संज्ञानात्मक उछाल दिखाई देते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उसे विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? पहल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ध्यान रखिए। संज्ञानात्मक उछाल का संबंध किस अवस्था से? इसी अवस्था से। और जीन पियाजे की कौन सी अवस्था रहेगी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो अभी तक हमने विद्यार्थियों 3 अवस्थाएं पढ़ ली। विश्वास बनाम अविश्वास, जन्म से 1 वर्ष। इसमें आशा नामक शील गुण विकसित होगा यदि वो मनोसामाजिक चुनौती अर्थात संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, उस संकट को सफलतापूर्वक पार कर लेता है, तो आशा नामक शील गुण विकसित होता है। दूसरी अवस्था है स्वायत्ता बनाम लज्जा या शंका, जो 1 वर्ष से 3 वर्ष के मध्य है, उसकी समयावधि है। उसको यदि बहुत ही अच्छी तरीके से पार कर लेता है तो स्वायत्ता के साथ ही साथ उसमें मनोसामाजिक शील गुण विकसित होगा, इच्छा शक्ति। और तीसरी अवस्था पहल बनाम अपराध बोध, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में यदि वो इसको, इस संकट को भी, यह जो संकट है, ये जो संघर्ष है, इसको यदि वो अच्छी तरीके से पार कर लेता है, इस मनोसामाजिक चुनौती को पार कर लेता है, तो उसमें उद्देश्य नामक शील गुण का विकास होगा। और ये जो है, ये जो शील गुण है वो भविष्य में उसके व्यक्तित्व को बहुत ही धनात्मक पक्ष में या धनात्मकता की ओर उसके व्यक्तित्व को ले जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब तक हमारी 3 अवस्थाएं हमने पढ़ ली है। आगे और जो इसकी अवस्थाएं हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे फिर नया वीडियो लेकर मैं इन नई बाकी की जो अवस्था है उसके लिए एक नया वीडियो और बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।